आदरणीय विष्णु जी, प्रफुल्ल जी और लोक मंथन में पधारे सभी विद्वज्जन। मेरा परिचय मुख्य वक्ता के रूप में हो गया, पर वास्तव में मैं तो एक पैनल का हिस्सा हूँ। जब ये विषय मुझे दिया तो मुझे लगा मेरे लिए बहुत कठिन विषय है ये, सर्वसमावेशी विकास। पर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि प्रफुल्ल जी उसको संचालन करने वाले हैं और मिलिंद जी थत्ते आने वाले हैं जो उसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगा आसान होगा सब। पर उनकी कोई इमरजेंसी हुई, वो ना आ पाए। विषय इसलिए मुझे लगता है कि कठिन है क्योंकि जैसा प्रफुल्ल जी ने बताया, तो सामान्यतः जब ये विषय बोला जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वसमावेशी विकास, तो एक आम धारणा होती है कि यह विषय एक्टिविज़म का विषय है। और एक्टिविज़म का विषय इसलिए है कि समाज में अन्याय है और न्याय दिलाना ज़रूरी है। न्याय दिलाना है, उसके दो भाव हैं, भाव के कारण होता है। एक ये कि अन्याय होना नहीं चाहिए किसी पे, और एक दूसरा दया भाव के कारण भी होता है। और ये नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये सामान्यतः आता है। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ और देखता हूँ, उसके मैं केवल मेरी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएँ आती है, कहीं कहीं समाधान दिखते हैं, वो आपके सामने संक्षेप में रखूँगा और फिर हम उस पर बात कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे जो लगता है तीनों ही शब्द, सर्व, समावेशी और विकास, उसके बारे में थोड़ी सी परेशानी सी होती है, क्योंकि ये सारे शब्द जैसा प्रफुल्ल जी ने बताया कि हमको बाहर से मिले हैं। और वो इसलिए कि जब हम सर्व की कल्पना करते हैं, तो एक उदाहरण से मैं कहूँ कि एक अनुभव आया कि हम लोग जो झाबुआ में काम करते हैं, तो वहाँ के युवा परमार्थ की प्रेरणा से पानी की संरचनाएं बनाना शुरू किया था उस समय। और परमार्थ की प्रेरणा थी, हमारे लिए पानी रुकेगा इसलिए नहीं, पानी रोकना चाहिए इसलिए हम काम करेंगे, हमारी धरती माता प्यासी है इसलिए हम काम करेंगे। तो सामान्यतः हमारे रचना में अपने स्वार्थ के लिए, अपने गांव के लिए पानी रोकना ये नहीं था। एक संस्था संपर्क में आई, हमारे संपर्क किया उन्होंने, यंग वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई की संस्था थी। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका शुरुआत थी। उन्होंने कहा कि कुछ युवाओं ने ये अभियान शुरू किया, डोनेट अ पिज़्ज़ा पर मंथ समाज के लिए। तो वो 318 रुपये काटते थे, वो प्रत्येक व्यक्ति कटवाता था। तो उनके पास उस समय 6 लाख रुपए महीना आता था। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस महीने का आपको देना चाहते हैं, आप पानी के लिए क्या कर सकते हो, तो आप प्रपोज़ल दो। तो हमने एक छोटे से तालाब का उनको भेजा कि ये बनने की तैयारी की है गांव के लोगों ने, इसमें इतना सहयोग लगेगा, 6 लाख रुपए का तालाब बन जाएगा। उनका अगली क्वेरी आई कि इसके बेनिफिशियरी कितने हैं। उन्होंने पूरा दिया जैसा सामान्यतः कोई डोनर देते हैं, इसके बेनिफिशियरी कितने हैं। अब जहाँ तालाब बनाया था वहाँ पे आसपास कोई खेती किसानी नहीं थी। तो उसके जवाब में मैंने उनको लिखा कि बेनिफिशियरी जब आपने प्रश्न किया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं किस किस को काउंट करूं, इसके में से पानी कितने किसानों को मिलेगा उसको काउंट करूं, या यहाँ जो पालतू जानवर हैं उनके वो पानी पिएंगे उनको काउंट करूं, या यहाँ जो पशु पक्षी आएंगे उनको काउंट करूं, या फिर यहाँ जो हरियाली बढ़ेगी उसको मैं गिनूं। तो मैं आपको क्या क्या उत्तर दूँ ये मैं सोच रहा हूँ। और अगर ऐसा मैं लिखने लगा तो फिर उसकी बेनिफिशियरी आप और हम भी हैं। तो उन्होंने खैर दे भी दिए, आए भी देखने, अब हर साल हमको देते हैं। उनका भी काम अच्छा बढ़ रहा है, करते करते उनके पास अब 40 लाख रुपए महीना आता है इसी तरह से छोटे छोटे डोनेशन से। तो ये प्रश्न उसी समय मेरे मन में आया था कि जब हम बेनिफिशियरी काउंट करते हैं तब ये सर्व की बात आती है। कुछ बातें ऐसी है जिसके कारण हम बहुत उलझते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, और इसके कारण जब सर्व की परिभाषा हम ले रहे हैं केवल मानव तक, तब दिक्कत आ रही है। हमारे गांव में ऐसा नहीं सोचता ना आदमी। और गांव का मतलब मैं खासतौर से वनवासी गांव की बात कर रहा हूँ, उस मानस की बात कर रहा हूँ। वहाँ सर्व का मतलब केवल मानव नहीं है, बहुत सहज बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखने वाला वो समाज,
उसकी सर्व की परिभाषा ही अलग है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि क्या सर्व समावेशी विकास ये एक्टिविज़म का विषय है या एक्टिविटी का है। दूसरा प्रश्न आता है कि समावेशी, और जब समावेशी की बात करते हैं हम, तो समावेशी का मतलब ही यह है कि हम अलग अलग हैं, हम सबको जोड़ना है। ऐसा सोचना पड़ा हमको, क्योंकि हम अलग अलग हो गए इतिहास में। और इसमें से मैं कुछ उदाहरण के साथ में बात कह सकता हूँ कि जो बहुत बड़ा समूह दिखता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दिखता है, बाकी और बहुत सारे भी हैं, पर इसको लेकर ही ये बात शुरुआत हुई सर्वसमावेशी की, सबका इंक्लूजन, ये बात शुरू हो गई, करना पड़ी, क्योंकि हमारा समाज शायद ऐसा हो गया था। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दो शब्दों ने हमको बहुत अलग किया। अब केवल मनुष्यों की बात करें हम, तो बाकी तो अलग अलग है ही, प्रकृति और हम अलग अलग हैं। ये भी हमको किसी ने सिखाया ही था, शायद हम पहले नहीं सीखते थे इसको, पर हमको शायद ये सिखाया गया कि प्रकृति अलग होती है, हम अलग होते हैं। फिर उससे रिलेशनशिप को लेके सब अच्छे और बुरे भाव हमारे मन में आ रहे हैं। तो वैसे ही ऐसा मुझे लगता है कि दो शब्दों ने हमारे भारत में बहुत गहरा असर डाला है। वो कहाँ से आए इसका भी किसी को रिसर्च करना पड़ेगा। वो है अस्पृश्य और असभ्य। अब अस्पृश्यता का इतिहास खोजना पड़ेगा कि वो हमारे समाज में कब आ गया, वो किस कारण से आ गया। लेकिन असभ्य, ये जहाँ तक मेरी समझ है, ख़ास तौर से उसका सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है वो जनजाति समाज है। ये असभ्य शब्द तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के कारण आया। और अंग्रेज़ केवल भारत में आए तब की बात नहीं है। ये जो एंग्लो सेक्सन रेस अमेरिका में गई, वहाँ उन्होंने ट्राइब की डेफिनेशन की, और वो ट्राइब की डेफिनेशन करने के बाद में उसका शोषण भी करना था उनको, या उनका वैचारिक स्तर या उनका जो डॉक्ट्रिन था वो ऐसा था कि उन्होंने कहा ये आदि मानव हैं, वैसा उसको डिफ़ाइन किया उन्होंने। खतरनाक लोग हैं। शुरुआती दौर में तो शिकार भी किया उन्होंने, क्योंकि उनका ये मानना था ये अभी तो मानव बने ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये नैरेटिव बना दिया। ये ध्यान भी मुझे तब आया जब मैं, चूँकि गांव का ही रहने वाला हूँ, जनजाति समाज से ही आता हूँ, और मैं शहर में पढ़ता था। तब पढ़ते समय मैं देखता था कि हमारे जो मित्र हैं नगरीय, वो आदिवासियों के बारे में उनका कोई परसेप्शन है, इमेज है। और वो जो इमेज है वो ऐसी है, ऐसे कहीं दिखते तो नहीं है गांव में, पर वैसी बनी हुई है कि आदिवासी ऐसे होते हैं, खतरनाक होते हैं, संभल के रहना है, वहाँ जाना नहीं है उस तरफ। कपड़े भी वो जो बताते ऐसे पहनते होंगे, पता नहीं कैसे पहनते होंगे, कपड़े पहनते होंगे कि नहीं पहनते होंगे, इस प्रकार की धारणा लेके चलते हैं। ये मुझे लगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तब ध्यान आया कि वो टेक्स्ट बुक में उन्होंने बचपन में कुछ पढ़ा, देखे तो नहीं उन्होंने, गाँव में तो आए नहीं, टेक्स्ट बुक में कुछ पढ़ लिया, उसमें वही डेफिनेशन है जो अंग्रेज़ों ने दी थी। उसके बाद फिल्में देखी उन्होंने, और फिल्मों में आदिवासी बताए जाते हैं। तो फिल्में देख के उनके मन में एक छवि बनी हुई है, इसलिए वो गांव में आने से भी डरते हैं। दूसरी बात फिर ये हुई कि मैंने ये भी खोजा कि फिल्मों में भी क्यों दिखाते हैं, जब ऐसे नहीं है तो क्यों दिखा रहे हैं। तब ध्यान में आया कि ये तो हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी बनती है अपने बॉलीवुड, और उसके कारण से वैसे की वैसे ही ड्रेस, वैसे ही सब कुछ बता देते हैं। और फिर एक नया विषय एंथ्रोपोलॉजी नाम का आ गया, तो बाकी सबकी तो सोशल स्टडीज़ होगी, ट्राइब की एंथ्रोपोलॉजी स्टडी होगी, और उससे निकली हुई बातें ही हम सीखते हैं या जानते हैं उन बातों को। और उसके चलते एक धारणा बन गई कि असभ्य है, और ये असभ्य होना, जैसे अस्पृश्य होने का दंश एक बहुत बड़ा समाज झेल रहा है, वैसे ही असभ्य होने की जो परिणाम है वो हम लोग भुगतते हैं। और असभ्य हो गए तो उनको, उनसे बचना है, या अगर दया भाव आ गया तो उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए सोचना है। और उसके कारण से, जिसको अंग्रेज़ भी बाद में ये बोलने लगे थे वाइट मैन्स बर्डन, तो लगभग वैसी ही मान्यता, चूँकि हम भी उन्हीं के पढ़ाई से पढ़े हुए हैं, तो हम भी सोचते हैं कि ये वाइट मैन्स बर्डन है, उनका विकास करना पड़ेगा। इसलिए वो इंक्लूजन आया, फिर उसमें उनको मुख्य धारा में लाना है, ऐसे ऐसे शब्दों का जो चलन चल पड़ा। और इसलिए ये सर्वसमावेशी बड़ा फैशनेबल शब्द हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत फैशनेबल हो गया। वास्तव में भी पूरे दुनिया में स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि बहुत सारे भेद पैदा कर दिए गए।
पर क्या हम ऐसे थे, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम बोल रहे हैं समावेशी, तो इस समावेशी में सर्व क्या क्या है, और उसमें अगर उसको समावेशी होना है तो अब जो बिगड़ी हुई परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई कैसे विचार बन सकता है, इसके बारे में मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट देना बहुत कठिन है कि कैसे होगा, पर ये हम सबके सामने प्रश्न है। उसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक्स में हमको शायद ऐसा लगता है कि विचार करना शुरू करना पड़ेगा। जब हम सर्व की बात करते हैं तब हम विकास की बात नहीं कर सकते, तब समृद्धि की बात करनी होगी हमें, क्योंकि विकास भी एक बड़ा रूढ़ शब्द हो गया है। विकास किसी यूनिट का होता है, व्यक्ति का होता है, किसी का होता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो इस प्रकार के सोचने में आता है, आईआईटी का एक छात्र आए थे हमारे यहाँ, समूह आता रहता है झाबुआ में। तो बहुत वर्ष पहले एक डेवलपमेंट का छात्र आए थे, और वो छात्र 2-3 दिन गांव में घूमा, और आखिरी में उसने अनुभव, 8 दिन रहे थे वो लोग, आखिरी में उसने कहा कि मैं अभी तक जो डेवलपमेंट के बारे में सोचता था, कि डेवलपमेंट में बचपन में सोचता था, माँ अच्छे बोलती थी नंबर अच्छे आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। बड़ा होते होते मुझे लगा नहीं, अन्य गुण भी मुझे आ जाने चाहिए, तो उन गुणों को मैं बढ़ा लूँगा तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। और अभी तक मैं सोच रहा था कि अगर सब लोग अपना अपना डेवलपमेंट कर लेंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा सबका। लेकिन मैं यहाँ पे गांव में घूम रहा था और एक खेत के अपने तालाब के किनारे बैठा था, और उस व्यक्ति के साथ बैठा था जो तालाब बनाने में इसने काम किया था। और मैंने उससे प्रश्न किया कि अभी आपके यहाँ तालाब बन गया है गाँव में, तब आपका विकास हो जाएगा। तो उस गाँव के व्यक्ति ने कहा नहीं, अभी हमारा विकास नहीं होगा। उसने कहा फिर कब होगा आपका विकास? तो उसने कहा विकास तो हमारा तब होगा जब हम दूसरे गांव में जाके तालाब बनाएंगे। तो बोले अब मैं सोचने लगा हूँ कि विकास का मतलब क्या है, ये नए सिरे से सोच रहा हूँ। ऐसे ही जब हम बोलते हैं विकास होने से सभ्यता बनना, तो एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय फिलोसोफर, उनकी एक मुझे स्टेटमेंट याद आता है, मुझे ठीक भी लगता है वो, कि उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि सभ्यता शुरू होने का प्रमाण क्या है, सिविलाइजेशन शुरू हुई तो उसका क्या प्रमाण है पहला? तो उन्होंने कहा प्रमाण उसका वो एक फॉसिल है जानवर का, जिसके बाद ये सिद्ध हुआ कि उसकी हड्डी टूटी थी और वो स्वयं जुड़ नहीं सकती थी, किसी ने उसको मदद की तब वो जुड़ी। तो सभ्यता की शुरुआत वहाँ से होती है। तो विकास और सभ्यता, विकास से सभ्यता बनना, तो ये कहाँ से शुरू होती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बार बार गांव की बात कर रहा हूँ तो मेरा एक निश्चित मत है कि हमारा गांव, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसको सही मायने में अभी जी रहा है। उसकी सोच भी ऐसी है। ऐसे कई सारे उदाहरण ध्यान में आते हैं जहाँ उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। जब मैं कमीशन में था तो हमने ट्राइबल एजुकेशन पे एक सेमिनार किया था, और उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षण पर काम कर रहे हैं, जनजातीय क्षेत्रों में, वो बात कर रहे थे। सब ने, ज़्यादातर लोगों ने बताया कि हम उनको जाके मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख लो, बड़े आदमी बनो, ऐसे करके लेके आते हैं। मेरे मन में एक सहज प्रश्न आया जो मैंने सबके सामने रखा कि क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि बड़ा आदमी का मतलब वो क्या समझता है? बड़ा आदमी जिसको हम समझ रहे हैं सिखाने वाले, क्या बड़ा आदमी की धारणा उसकी वैसी है क्या? तो वो नहीं है। वहाँ का व्यक्ति बड़ा आदमी का मतलब ये नहीं समझता कि मेरा घर गांव के सब घरों में सबसे बड़ा हो, मेरे पास सुविधा के गांव के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा साधन हो। ये इसको बड़ा आदमी नहीं समझता। गांव की आम धारणा भी ऐसी नहीं। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति हो, ये भी उसके नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप आज भी भारत के जनजाति समाज में वो भावना है नहीं, वो कम्युनिटी ओनरशिप पे ही चलता है। तो ये सब कुछ सर्व का है, ये उसकी सहजता है। तो ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर वो समावेशी विकास के मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं वो दिखते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत सरल सी बात को बहुत कठिन करके कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारे अनुभव ऐसे हैं, हमने जो काम शुरू किया वो यहाँ से ही शुरू किया कि हम गांव के लोग सब मिलेंगे, बात करेंगे, अपने गांव की दुखों की सूची बनाएंगे,
और उन दुखों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते, अपने दुखों के लिए नहीं, हम जो दुख आसपास देख रहे हैं, हमारे गांव में देख रहे हैं, हमारे उसके आसपास देख रहे हैं, उन दुखों को हम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए सीखेंगे और काम करेंगे। और ये करते करते वो एक बड़ा पहले जल आंदोलन बना, बाद में फिर धीरे धीरे होते अब समग्र ग्राम विकास का आंदोलन बनता जा रहा है। गांव के लोग ही उसको कर रहे हैं, पर उसमें भावना ये है और उसके लाभ हमको दिखते हैं। जैसे एक गांव में तालाब बनता है तो 16 गांव के लोग आके काम कर लेते हैं, निर्णय भी वो करते हैं और वो कर लेते हैं। ऐसी जगह जाके काम करते हैं जहाँ का पानी उनके घर में पास तक भी नहीं आने वाला, वो कर रहे हैं। वो उनको ऐसा लगा कि हमारा वन जो हैं, माता वन जो हैं, वो सूखे हो रहे हैं और इनको फिर से हरा भरा करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए काम शुरू कर दिया। तो एक गांव में पेड़ लगाने का काम होता है तो आसपास के 4-5 गांव के लोग आते हैं। अब लोग उनसे आगे पूछते हैं कि इससे तुमको लाभ क्या हुआ है। बड़ा विचित्र स्थिति में रहते हैं लोग, वो लोग परेशानी में आते हैं कि लाभ कैसे बताएं हमें। और उसके कुछ परिणाम और भी आते हैं, जैसे जब जैविक कृषि के लिए सब लोगों ने मिलकर बात सोची, वो सोची भी ऐसी कि भाई ये हमारी धरती माता है, ये जहरीली हो रही है, हम किसान हैं, हम लोगों को जहर कैसे खिलाएं। तो जब वो ऐसा काम करने लगे तो वो काम करते समय जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि अब इनकी फसल एकदम बिगड़ जाएगी, ये बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। माता जी थी एक, और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दवाई आप डाल के इस फसल को आप बचा लो, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। तो जाके देखा थोड़े दिन बाद तो उन्होंने नहीं डाली थी, और उसने बोला कि नहीं मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि ये मैंने इनको बच्चे जैसा बड़ा किया है, अब मैं इनको मेहनत करके ऐसे ही बचाऊंगी। और बचाया उन्होंने। तो ये फ़र्क पड़ता है सर्व की अवधारणा से। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न मन में आते हैं। हम जब करने निकले तो हमको सरल लग रहा है, हमें परेशानी आ रही है जो वो लोगों की जो धारणाएं हैं उसको लेके आ रही है। क्योंकि लोग तो जिन्होंने विकास के बारे में सोच रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको ये बात ध्यान में नहीं आ रही। और इसीलिए एक और बात के साथ में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं, हालांकि विकास के लिए विकास की अवधारणा समाज की, उसका बाद में कल सत्र भी है, तो जब विकास की हम बात कर रहे हैं तब विकास में ज़्यादातर लोग, एक IIM इंदौर का एक समूह था छात्रों का जो एक केस स्टडी कर रहा था, और केस स्टडी ये कर रहा था व्हाई NGOs फेल। और उस स्टडी में वो एक ट्रैफिक सिग्नल करके उसमें फिल्म आई थी, हमें से कई लोगों ने देखी होगी। ट्रैफिक सिग्नल में बच्चे जो रहते हैं उनके लिए वो हीरो कोशिश करते हैं और फाइनली वो फिर से ट्रैफिक में ही चले जाते हैं, सिग्नल पे ही चले जाते हैं। उसको करके वो केस स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। किसी छात्र ने अपने फैकल्टी को बताया कि एक NGO मुझे लग रहा है कि ये फेल नहीं हो रही है, तो वहाँ चलें क्या। तो वो ग्रुप आया था हमारे पास, उनसे बातचीत के बाद में ये हमारा निष्कर्ष निकला कि वास्तव में NGOs जो हैं या जो भी व्यक्ति काम करने जाता है समाज में, एक तो वही होता है सर्व समावेशी करना है, दया का भाव है, वो डिप्राइव्ड है उसको सिखाना है, विकास का मॉडल देना है, ये सब बातें सोच के पहुँचते हैं वहाँ। और वहाँ जाके अपने आप का परिचय देते हैं कि हम आपका विकास करने आए हैं। तुरंत 10 कार्यकर्ता सामने आते हैं, वॉलंटियर्स, और बोलते हैं हम आपका साथ देंगे। हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ अपने को 10 वॉलंटियर्स मिल गए। काम करते करते उनको लगता है कि 10 वॉलंटियर्स काम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मांगते जा रहे हैं, और फाइनली वो निराश होकर चला जाता है कि मैं आया था इनके लिए काम करने, लेकिन ये सुधरना नहीं चाहते। और ये सुधरना नहीं चाहते का विचार करके वो ठप्पा लगा के चला जाता है। फिर आगे और थ्योरीज चालू होती है कि अब ये क्यों नहीं चाह रहे अपना विकास, तो इनको कैसे हम सिखाएंगे, ये बातें शुरू हो जाती है। और फिर आगे और सॉल्यूशन होता है। हमने क्या किया, हम जाते थे गांव में, गए गांव में जाके हमने ये बोला, पता लगाया क्यों आए हो, तो ऐसे ही धर्म के काम के लिए आए हैं, मिलने आए हैं। पता लगाना कौन आदमी, कौन युवक ऐसी काम करता है, कोई बीमार पड़ता है तो जाता है, उसको लेके जाना है, लेके जाता है, उससे मिलते थे। उनको बोला तुम्हारे मन में अपने गांव के प्रति कुछ दुख है, हम एक 3 दिन का शिविर लगा रहे हैं, उस शिविर में तुम्हारे भले के लिए की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन तुम गांव का भला कैसे अच्छा कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग है। 25 रुपये शुल्क लगेगा, 3 दिन के लिए आना पड़ेगा। वो आने लगे, वो एक समूह बना, तो वो होते होते
वो एक आंदोलन बन गया। तो हमें लगता है कि ये बहुत सरल है, शायद जा जाकर समझाना ये कठिन है। और इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जब जाओ तो कहीं भी जाओ जहाँ आप दुख देख रहे हो, उस दुख को दूर करना है किसी का, तो जब जाओ तो उसको समझाने मत जाओ, समझने के लिए जाओ। अपना प्लान ले जाके उसमें उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप उनमें इन्वॉल्व हो जाओ और उसमें से जो प्लान इवॉल्व होगा उस इवॉल्व प्लान के साथ दो उसमें आप, तो बहुत आसानी से होता है ऐसा मुझे। और मुझे लगता है कि यही शायद विचार है जो। दूसरी बात है कि विकास बोलना शायद मुझे ऐसा लगता है कि बंद करना चाहिए, क्योंकि विकास बोलते से ही कुछ लोगों का विकास आता है, सबका विकास के लिए समृद्धि विषय आता है। और जो इन्वॉल्वमेंट है वो सभी का इन्वॉल्वमेंट ही समृद्धि की गारंटी है। अभी हम किसी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बजाय अगर हम समझें जो हमारे चिंतन में है, हमारे व्यवहार में रहा है, ये समस्या एकात्म भाव की कमी के कारण है। जब मैं और वो सोचने लगते हैं तब दिक्कत है, मैं और प्रकृति सोच रहे तो दिक्कत है। गांव में आदमी ऐसा जी रहा है अभी भी, और मैं और प्रकृति को भी अलग नहीं देख रहा, इसलिए सब काम बहुत सरल है। और जब समावेश होना है तो काम के लिए, एक्टिविटी के लिए समावेश होना है, निर्णयों के लिए समावेश होना है। और ये जब हम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो सब गलत हो जाता है। तो उदाहरण देके और बात ख़त्म करता हूँ मेरी, कि 92-93 में एक सर्व शिक्षा अभियान हुआ था, साक्षरता मिशन। और उसमें ये हुआ था कि भारत का साक्षरता दर बहुत कम है और लगातार हमको, हमारा दुनिया भर में नाक कटती है हमारी, तो हमको उसको ठीक करना है। ऐसा करके सारे सिस्टम को, लोगों को साक्षर करने लगाया था। उस समय जो प्रोफेसर यशपाल थे, यूजीसी चेयरपर्सन, उन्होंने तो एक सुझाव दिया था कि सारे इंस्टीट्यूशन भी 1 साल के लिए बंद कर दें एजुकेशनल, और सब इस काम में लग जाएं। पूरे देश में बड़ा अभियान चला था, सरकार ने पैसा खूब खर्च किया था। हमने उसके बाद में एक प्रश्न पूछा झाबुआ में विधानसभा में, और उसमें उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि झाबुआ में कितना खर्च हुआ और कितने लोग साक्षर हुए। साक्षरता की डेफिनेशन थी हस्ताक्षर करना आना, और उसका जो आंकड़ा आया उसके असर झाबुआ के एक व्यक्ति को साक्षर करने के लिए 38,000 रुपये उस ज़माने में खर्च हुए थे। और उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में उन्होंने जवाब दिया, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत कुछ लेके गए, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहते। तब हम युवा थे, हम में से कुछ लोगों को लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सीख नहीं सकता। तब हमने वहाँ एकल विद्यालय शुरू किए थे, और समाज के सहयोग से शुरू किए थे। 157 एकल विद्यालय चले, और उसमें से 60 विद्यालय 3 वर्ष में ही प्राथमिक विद्यालयों में बदल गए, जो उनकी फीस से चलते थे। तो कई बार इस प्रकार का जब ये सोच बनता है, तब कितने गलत निर्णय होते हैं और कितना वेस्टेज होता है। एक दूसरा उदाहरण है, एक रिसेंटली, वो भी 10 साल हुए उसको, नीटी के कुछ छात्र, अब जो आया है मुंबई हो गया है, उसके छात्र आते थे और उन्होंने हमको मुंबई बुलाया कि हमारे इंस्टीट्यूट भी आओ। हमारे साथ अच्छा काम कर रहे थे वो। हम गए, मैं और महेश जी शर्मा, कल आप उनसे परिचित होंगे। हम वहाँ गए, और वहाँ के जो फैकल्टी थे, वो फैकल्टी ने पहले बीच भाषण किया हमारे सेशन का। उसमें उन्होंने कहा कि देखो, अपन इतना अच्छा इनोवेशन करते हैं, वो गांव के लोग समझते नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको जाके समझाएं, वो अडॉप्ट नहीं कर रहे अपनी नई टेक्नोलॉजी को, तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम जाके उनको समझाएं, सिखाएं कि वो अडॉप्ट करें। उसके बाद महेश जी बोलने के लिए आए। महेश जी ने कहा कि मैं जब मुंबई में के लिए ट्रेन में बैठा तो मुझे एक बात मालूम पड़ी कि मुंबई में दूध बहुत नकली है, 40-50% दूध मुंबई का नकली होता है। मैं बहुत चिंतित हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो सबको नकली दूध पीना पड़ रहा है, दूध स्वास्थ्य के लिए लिया जाता है और नकली दूध पी रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इस चिंता में मैं आपके कैंपस में आया, और आपके कैंपस में मुझे मालूम पड़ा कि आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो मुझे चिंता हुई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को जहरीला दूध मिल रहा है। ये सोच के, और फिर मैं जब घूमा कैंपस में, तो आपकी फैकल्टी के आसपास तो बहुत जगह है, वहाँ पर कैंपस भी बहुत अच्छा है आपका। मैं ये सोचकर आपको एक एक गाय भेंट कर दूँ, और गाय को कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें चारा डाल के रखना है, 8 दिन में नहलाना है, दोनों टाइम आपके बच्चों के लिए शुद्ध दूध आपको मिल जाएगा।
ये सोच के अगर मैं आपको एक एक गाय दे दूँ पूरे फैकल्टी मेंबर्स को, और 6 महीने बाद आऊँ, तो गाय का चेहरा कैसा रहेगा और आपका चेहरा कैसा रहेगा। और अंत में मैं ये बोलूँगा कि देखो कैसे पढ़े लिखे गंवार हैं, अपने बच्चों की भी इनको चिंता नहीं है, जहरीला दूध पिला रहे हैं। थोड़ा सा तो काम करना था, चारा डाल के रखना था, 8 दिन में नहलाना था, ये भी इनसे नहीं होता है। और मैं आपको पढ़े लिखे गंवार की श्रेणी दे के चला जाऊँगा। तो ये हमारी स्थिति है अभी। समावेशी विकास के बारे में सोचने की स्थिति भी लगभग ऐसी है, मुझे लगता है। ये मैंने अपने जो ज़मीन के अनुभव आपको शेयर किए, और फिर हम चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर मुझे लगता है कि हमें एकदम नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सर्व की थिंकिंग हमारी क्या है, सर्व के बारे में हम क्या सोचते हैं, फिर समावेश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और हम क्या केवल आर्टिफिशियल व्यवस्था बना के वो फिर से सर्व को एक कर सकते हैं, या कुछ और भी हमें करना पड़ेगा। और जो भी करना पड़ेगा उसको सोचने का तरीका क्या होगा, क्या हम सोचकर कर लेंगे, या उस निर्णय में भी समावेश करने की आवश्यकता है। केवल समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की भी है, वो शामिल करने की है। इसके क्या रास्ते निकल सकते हैं, सोचना है। हम तो हमारा जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइए, देखिए। तब ये ध्यान में आता है कि जिन लोगों को हम एक लायबिलिटी मानते हैं, वो वास्तव में हमारे एसेट हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से भी, और मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, नेटिव इंटेलिजेंस, उसको लेकर भी। हम बहुत भ्रम में जी रहे हैं कि हम लोगों को ठीक कर रहे हैं, हम वो वाइट मैन्स बर्डन वाली स्थिति में है। उसके बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत सारे रास्ते और बहुत सरल हैं सब, मुझे लगता है। हम हर चीज़ को कठिन करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा मत है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, उसके लिए सभी को धन्यवाद।